हेलो दोस्तों, मैक्रोटेक आईपीओ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे डेटा लाए हैं, आईपीओ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डेट्स, सब कुछ हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और अंत में हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आप लास्ट में एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो देखिए, जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 483 से 486 है। हम यहां पर 486 को ही कंसीडर करेंगे। 30 शेयर का एक लॉट है, मतलब 486 को आप 30 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 14,580 रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है। मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये आईपीओ 2500 करोड़ का है, मतलब ये आईपीओ बड़ा है। अभी जो भी आईपीओज आए थे, चाहे वो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन हो या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ हो, तो उन सब आईपीओ से ये आईपीओ बहुत ही बड़ा है। और देखिए, अगर लिस्टिंग समझ लीजिए इसी प्राइस में होती है तो ये 21,600 करोड़ का मार्केट कैप होगा, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। तो ये कंपनी भी बड़ी है। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल लास्ट में मैं जब एंकर इन्वेस्टर के बारे में समझाऊंगा तब इसके बारे में फिर से आपको समझाऊंगा कि ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 3 दिन जो है आईपीओ की जो बिडिंग चालू रहेगी 7 से 9 तारीख तक। फिर एक्सपेक्टेड डेट है 16 अप्रैल, जहां बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा। और इंपॉर्टेंट डेट जो रहने वाली होगी वो होगी अप्रैल 19, मतलब उस दिन हम लोग अलॉटमेंट की जो आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, तो जो लिंक है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने अप्लाई किया है तो जो पैसा अनब्लॉक है वो भी 19 तारीख को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 अप्रैल को अगर आपका जो भी शेयर है, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 22 अप्रैल की तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। दोस्तों मैक्रोटेक लोधा ग्रुप का ही नाम है। ये मुंबई से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जरूर आपने इसका नाम सुना होगा। बड़ी बड़ी इनकी रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाते हैं दोस्तों। तो ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। और अगर रेसिडेंशियल सेल्स वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है भारत में। लेकिन जो मेन मार्केट है इनका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। दोस्तों अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिएगा। दोस्तों कस्टमर प्रेफरेंस जो है अब कोविड के बाद घर लेने का हो रहा है, जो हम भी एक तरीके से देख पा रहे हैं। पिछले जो 9 महीने जो थे अप्रैल से दिसंबर, तब मार्केट थोड़ी सी दबी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी भी इस मार्केट में हो रही है, जो कि डेटा जो दिखा रहे हैं। और लोगों का प्रेफरेंस ज्यादा से ज्यादा मूव इन प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। और इन सब चीजों में जो लोधा ग्रुप है, जो मैक्रोटेक जो है, उनका अच्छा खासा नाम है। दोस्तों अब कुछ कंसर्न्स की बात करते हैं। देखिए, कंपनी का डेट है 16,700 करोड़ रुपए। पिछले 3-4 सालों में हमने ऐसी कंपनियों को भी देखा है जिन्होंने वेल्थ पूरी इरोड की है, वेल्थ को, जो इन्वेस्टर के पैसों को पूरा डुबाया है वेल्थ के लिए। दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते हैं जहां पर कंपनी ने 20 टाइम 30 टाइम पैसे बनाए हैं, लेकिन वैसे एग्जाम्पल जो रिस्क फैक्टर है बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं, जो कि हम यहां पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों डेट बहुत ज्यादा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, इंडस्ट्री का डाउनटर्न भी हो सकता है। रियल एस्टेट ऑलरेडी 8-10 सालों से थोड़े से स्ट्रेस में है, ये पूरा सेक्टर की बात करें तो दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब कोविड जो सेकेंड वेव आई है तो ये एक कंसर्न हो सकता है। तीसरी चीज है, मुंबई के पास ही इनका बिजनेस है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। अगर कोई भी गवर्नमेंट रूल या पॉलिसी चेंज होती है तो अच्छा खासा फर्क यहां पर पड़ सकता है। और अगर हम सिर्फ यहां मैक्रोटेक की बात करें तो कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं किया है पिछले 3 सालों में। और अगर आप 9 महीनों की ही बात करें, मतलब कौन से 9 महीने, ये अप्रैल से दिसंबर 2020, ये 9 महीनों की अगर आप बात करें तो फिर यहां पर 68% का सेल्स डी ग्रोथ हुआ है। और एक रीजन भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी की ही गलती है। यहां पर लॉकडाउन था 3-4 महीने, और रेसिडेंशियल ऐसा जो प्रॉपर्टी है, कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे ही कोई ले नहीं लेता है। जनरली कोई दूसरे जो सेक्टर है, जल्दी जल्दी कोई 20-30-50 रुपए की कोई चीज हो तो वो तो लोग खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये एक पूरा लाइफ का डिसीजन होता है किसी भी फैमिली वाले या किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये एक चीज को समझना जरूरी है, पूरी फैमिली यहां पर डिसीजन लेती है। तो जो भी हो, यहाँ सेल्स डिग्रोथ यहां पर हुआ है।
अगली चीज जो मुझे एक तरीके से कंसर्न दिखा रही है कि देखिए, डेटा तो चलिए ठीक है कि हम लोग मान भी सकते हैं कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है, अलग अलग रीजन रहे हैं, लेकिन ये जो एंकर्स हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एक महीने का इनका तो एक तरीके से लॉक इन भी होता है। तो एंकर में क्या होता है कि बाहर के भी इन्वेस्टर है और भारत के अंदर के भी इन्वेस्टर है, और जनरली ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि भारत की अगर म्यूचुअल फंड जो स्कीम है, चाहे वो कोई भी बड़ी स्कीम ले लीजिए, एसबीआई की म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड आप कंपनी ले लीजिए, लेकिन इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी सिर्फ एक स्कीम ने अप्लाई किया है, वो भी एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब एचडीएफसी की भी जो मिड कैप हो गए या फिर फ्लेक्सी कैप, उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ एक एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं, एक थोड़ा सा 1.38% का यहां पर थोड़ा सा खरीदारी की है, जो कि मुझे थोड़ा सा कंसर्न करता है। बाकी 21 इन्वेस्टर्स ने, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहां पर पैसा लगाया हुआ है, बड़े नाम हैं एफआईआईज जैसे नोमुरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनली, सबने यहां पर पैसा यहां पर लिया हुआ है। लेकिन भारत के जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने यहां क्यों अप्लाई नहीं किया है? हमने 500-600 करोड़ के भी अभी आईपीओ देखे थे दोस्तों, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ देखा, कितने सारे अभी आईपीओ गए हुए हैं मार्च के महीने में, अच्छा खासा, कम से कम 4 स्कीम 5 स्कीम ने तो अप्लाई किया था, छोटी छोटी सबके सब आईपीओ थे। लेकिन यहां इतना बड़ा आईपीओ, 2500 करोड़ का आईपीओ, एक मिड कैप कंपनी में भी, आईपीओ में भी यहां पर जो भारत की जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वहां पर उन्होंने, म्यूचुअल फंड ही नहीं, यहां तक कि इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, जो कि एक कंसर्निंग बात तो जरूर लगती है। अब ये है पिछले 3 साल का सेल्स, देखिए 13,527 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 तक घट जाता है, और ये 9 महीने में और ज्यादा नीचे हो जाता है। मैं जो 68% की बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था, जहां सेल्स ग्रोथ है वो 9 महीने में बिल्कुल नीचे गया हुआ है। यहां हम लोग कंपनी को भी पूरा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केट ही ऐसी थी, नेट प्रॉफिट भी लॉस में है एक तरीके से। कंपनी का बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए, आप 11.5 के आसपास था, जो कि 2.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 79 था, जो कि घट गया है 14.1, और अभी फिलहाल कंपनी एबिटा पॉजिटिव है, लेकिन अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, तो इसका कोई प्राइस अर्निंग रेशियो भी आप निकाल नहीं सकते। तो कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो फिर यहां पर और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं आईपीओ से दूर ही रहूंगा। रीजन यही है, पहला कि अभी ये जो कोविड की जो वेव आई है, उसके बाद ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो किस हिसाब से ग्रो करता है, उसको देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है, और स्टडी करना जरूरी है। तो ये अभी बता पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी चीज है, मार्केट में दूसरी भी कंपनियां बहुत सारी है, इस सेक्टर की नहीं तो दूसरी सेक्टर की भी कंपनी है, तो वहां पर भी पैसा मैं लगा सकता हूं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि एंकर इन्वेस्टर्स, जो कि मैंने यहां फोकस किया, एंकर इन्वेस्टर ने इतने बड़े आईपीओ में क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जो कि भारत के खुद के डोमेस्टिक है। हो सकता है बाहर की एफआईआईज ने इंटरेस्ट दिखाया है, बट एफआईआईज से ज्यादा मुझे डोमेस्टिक जो है, जो भारत को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने यहां क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। आप भी अपने विचार जरूर रखिए। जो मैक्रोटेक या लोधा ग्रुप का जो आईपीओ आ रहा है, आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।